हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अर्पिता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी जर्नी है वो विक्टोरियन एज से शुरू होती है। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, इंग्लिश रेनेसां, रेस्टोरेशन एज, रोमांटिक एज और ये सारे इसके पहले वाले एज जो है वो हमने वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपने नहीं चेकआउट किया तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग विक्टोरियन एज के बारे में बात करेंगे। विक्टोरियन एज, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, क्वीन विक्टोरिया का रूल था इस एज में। जैसे एलिजाबेथन पीरियड में क्वीन एलिजाबेथ का रूल था, उसी तरह से विक्टोरियन एज में क्वीन विक्टोरिया का रूल था। इस एज का पीरियड स्टार्ट होता है 1837 टू 1901 और इस एज में क्वीन विक्टोरिया का रूल था पूरे ही एम्पायर पर। जब क्वीन विक्टोरिया का रूल था तो 50 ईयर कंप्लीट हुआ था, तब क्वीन विक्टोरिया की गोल्डन जुबली मनाई गई थी 1887 में। इस एज में रिवॉल्यूशन और मूवमेंट से गुजरना पड़ा था। पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस बहुत हुए थे, जिसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, रिफॉर्म हुए, मूवमेंट्स आए। 40 मूवमेंट जिसमें लोगों को ग्रेजुअल वोटिंग का अधिकार के लिए लड़ा। स्पेशली नॉवेल्स की जो बात करते हैं उसके लिए गोल्डन एज जिसको कहा जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बहुत सारे नए लोग आए, बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स आए सोसाइटी में, बहुत सारे रूल्स इंप्लीमेंट हुए। रेलवे वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन दिस पीरियड। रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ, पूरे स्टीम इंजन, टेलीग्राफ, फोटोग्राफ, टेलीफोन, लाइटनिंग, ये सारा टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट जो है वो इसी एज में हुआ। इस एज में इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशंस भी हुए। एक थ्योरी निकल के आई जिसको हम चार्ल्स डार्विन की वो थ्योरी, जिसको डार्विन थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिसने कि हम लोगों को बताया कि हम लोग जो किसी इशू के पुत्र नहीं है, हम लोग का कनेक्शन जो है वो डायरेक्ट भगवान से नहीं जुड़ा है। हम लोगों का डेवलपमेंट जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है मानव से जुड़ा है और मानव के की हुई गतिविधियों से जुड़ा है। यानी हमारा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है ये बताया उन्होंने कि हमारा जो ओरिजिन है वो आदि मानवों से है। आदि मानवों से हमारा जो है वो डेवलपमेंट होते होते आज हम मानव बने हैं। पहले हम लोग आदि मानव थे, ऐसा नहीं कि हम लोग भगवान से डायरेक्ट, भगवान ने हमें प्रकट कर दिया है इशू। ये चार्ल्स डार्विन ने अपने थ्योरी में कहा हमारा ग्रोथ जो है वो ग्रेजुअल डेवलपमेंट से हुआ है। उस समय इस धारणा को नहीं मान रहे थे बहुत लोग, जिसके कारण समाज में रिलीजन और साइंस के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। कुछ लोग जो थे वो मान रहे थे, जो साइंस से जुड़े थे वो मान रहे थे क्या हमारा अस्तित्व जो हम मान रहे थे वो गलत था, वो झूठ था। एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ सोसाइटी में जिस पर लोग क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे थे। जो साइंस को मान रहे थे वो धर्म को नहीं मान रहे थे, जो धर्म को मान रहे थे वो साइंस को नहीं मान रहे थे। डार्विन ने अपने वर्क्स ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज द एम्पायर हो गया था, जिसमें इतना बड़ा इन्होंने अपने एरिया में साम्राज्य को फैला लिया था, जिसे कहा जाता था कि सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। यानी कि किसी देश में अगर सूर्यास्त हो रहा था तो उस समय किसी देश में सूर्योदय हो रहा था। इसीलिए ऐसा कहा जाने लगा कि विक्टोरिया के राज में भी ब्रिटिश एम्पायर में सूर्यास्त नहीं होता। अब लिटरेचर की बात करते हैं तो लिटरेचर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, लिटरेरी डेवलपमेंट जो है वो इस एज में बहुत हुई। इनका फोकस जो था मेन वो था रियलिज्म पे, मोरालिटी पे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्रिएशंस थे। इस एज के राइटर्स ने सोसाइटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया। मोरालिटी में बात होने लगी राइट वर्सेस रॉन्ग की, मोरल लेसन्स पे स्टोरी बनाया जाने लगा कि नॉवेल्स का जो डेवलपमेंट था वो भी नॉवेल को भी बहुत ही सेंसिटिव बनाने लगा। मिस्ट्रीज, सीक्रेट्स पे या किसी शॉकिंग ट्विस्ट पे बनाया जाने लगा नॉवेल्स का थीम जो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने लगा। मेजर पोएट्स की बात करते हैं तो एल टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, क्रिस्टीना रोसेटी, ये सारे मेजर पोएट्स थे जिनकी कंट्रीब्यूशन से पोएट्री का डेवलपमेंट बहुत हुआ इस एज में। अब ऐसे एज की बात करें तो थॉमस हार्डी जैसे इंपॉर्टेंट एसेइस्ट थे। स्पेशली इस एज में सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं चार्ल्स डिकेंस।
जॉर्ज इलियट, थॉमस हार्डी, इनकी जो भी क्रिएशंस थी वो सोसाइटी के रियलिस्टिक वैल्यू पर, मोरलिस्टिक वैल्यू पर इन्होंने लिखना चालू किया। बहुत सारे वर्क लिखे हैं। इनके मेजर वर्क्स में आते हैं ओलिवर ट्विस्ट, अ टेल ऑफ टू सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, डेविड कॉपरफील्ड, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स है चार्ल्स डिकेंस के। चार्ल्स डिकेंस ने सोसाइटी को एक नया व्यू दिया अपने नॉवेल्स के थ्रू। इनके जो वर्क्स थे वो सीरीज में पब्लिश होते थे, तो इनको सीरियल पब्लिकेशन भी कहते थे। अब ड्रामा की बात करें तो इस एज में ड्रामा का ज्यादा कोई रोल नहीं था। ड्रामा का ज्यादा इसमें फ्लोरिशमेंट नहीं हुआ। इसमें डार्विन की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थी इस एज में। चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स इंपॉर्टेंट थे। सारे टॉपिक जो थे वो सोशल, पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स पे थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट थी। इस विक्टोरियन एज की बात करेंगे तो ड्रामा का फ्लोरिशमेंट जो था वो मॉडर्न एज में हुआ था। इसमें इस एज में फोकस ऑन फैमिली एंड मोरालिटी, इस पर भी ज्यादा फोकस दिया जाने लगा। महिलाओं को ज्यादा फैमिली और मोरालिटी पे फोकस देने के लिए सिखाया गया। इस एज में मिडिल क्लास का राइज बहुत ज्यादा हुआ। मॉडर्न एज की, जिसकी शुरुआत 1901 से 1945 तक माना जाता है इसका एज। उसके बाद आता है पोस्ट मॉडर्न एज, जिसकी एज 1945 टू 2000 तक माना जाता है। 2000 से उसके बाद अभी तक के इंग्लिश लिटरेचर के एज को कंटेम्प्रेरी एज कहा जाता है। विक्टोरियन एज खत्म होने के बाद लोगों को ये बिलीव नहीं था, लोगों को अंदाजा नहीं था कि मॉडर्न एज में क्या क्या होगा, मॉडर्नाइजेशन किस तरह इतना चेंजेस लेके आएगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो कि पहले से चल ही रहा था। उसके बाद आता है वर्ल्ड वॉर। उसके लिए लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। वहां के लोगों को इन वर्ल्ड वॉर्स ने बिल्कुल तोड़ दिया था। वो डिप्रेस्ड हो गए थे फिजिकली, मेंटली। वो लोग बिल्कुल ही परेशान हो गए थे इस वॉर से। इवन इस पीरियड में ज्यादा सुसाइड्स होने लगे थे। वो लोग ट्रॉमा में चले गए थे इन वर्ल्ड वॉर के कारण, जिससे लिटरेचर पर भी बहुत इफेक्ट पड़ा। टी.एस. इलियट की जो वेस्टलैंड है वो बहुत ही बिल्कुल फेमस वर्क है। एग्जैक्ट रिप्रेजेंट करती है वो वहां के हालात को, वहां के वर्ल्ड वॉर के, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वहां के सिचुएशंस को। उसके बाद हम बात करते हैं, इसी एज में एक थ्योरी आती है सिगमंड फ्रेड की साइको एनालिसिस थ्योरी। 1900 में सिगमंड फ्रेड ने एक थ्योरी को बनाया था, थ्योरी ऑफ फ्रेगमेंटेड माइंड को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स है। बाद में उन्होंने चेंज करके ये कहा कि हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स है, जिसकी थ्योरी हमें ये बताती है कि हमारी जो चेतना है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, वो बिल्कुल ही ब्रोकन है, वो बिल्कुल ही टूटी हुई है। हम एक इंसान के जो मल्टीपल, हमारे अंदर मल्टीपल लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस है। मॉडर्न एज जो कि इंग्लिश लिटरेचर की सबसे कॉम्प्लिकेटेड एज थी, जिसको कि सबसे कॉम्प्लिकेटिंग एज, फैसिनेटिंग एज कहा जाती है, वो मॉडर्न पीरियड है जहां की बिल्कुल ही लोग क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे थे, लोगों को इतने वार्स झेलने पड़ रहे थे, लोगों को फ्लावरी पोएट्री नहीं देखने को मिल रही थी, कोई फेरी टेल एंडिंग नहीं देखने की मिल रही थी। इस एज में देखने को मिल रहा था सिर्फ वॉर्स, डिप्रेशंस, कॉलोनिज्म, फ्रीडम। कॉलोनिज्म से बात करते हैं। कॉलोनिज्म और फ्रीडम मूवमेंट उस समय इंडिया में भी चल रहा था। ब्रिटिश का एम्पायर जो इंडिया में अपना रूल बना लिया था, उसके खिलाफ इंडिया में रिवॉल्यूशन जो है उस समय कंटेम्प्रेरी चल रहा था। इसी एज में फीमेल के जेंडर रोल्स पे ज्यादा फोकस किया गया। लोग जब वार्स में चले गए तो फीमेल जो घर में रहती थी, उन्हें अपने एक्सपेंस के लिए समाज में निकलना पड़ा, उनको पार्टिसिपेट करना पड़ा, उनको एम्प्लॉयमेंट के अवसर ढूंढने पड़े। तो फीमेल्स का रोल इस समय ही ज्यादा देखा जाने लगा। उनको प्लेटफॉर्म, हर एक प्लेटफॉर्म पे इक्वली पार्टिसिपेट करना पड़ा। फीमेल पोएट्स को ज्यादा वैल्यू दिया गया, फीमेल राइटर्स ज्यादा निकल के आई। एक तरह से ट्रेडिशनल वैल्यूज का पतन हुआ और मास मीडिया का, अर्बनाइजेशन का राइज देखा गया, डेवलपमेंट देखा गया, फ्रैगमेंटेशन देखा गया। लॉन्ग मीडिया नैरेटिव्स पे सब्जेक्टिव जो वहां पे थे, ब्रेक फ्रॉम कन्वेंशन देखा गया।
जिससे, जो कि एक तरह का एक एग्जाम्पल है स्ट्रीम ऑफ कंसिस्टेंस पर। एक फेमस टेक्निक है जो हमें ये बताती है कि हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल भी लीनियर नहीं है। हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो बैक एंड फोर्थ की तरह चलती है। हम किसी भी चीज को बिल्कुल लीनियर थिंकिंग नहीं करते हैं। हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कुछ और सोचती है, हम कुछ और करते हैं। जैसे हम अभी प्रेजेंट इस मोमेंट पे है, इस मोमेंट की बात करें, पर हमारा माइंड जो है वो कुछ और सोच रहा है, कहीं और प्रेजेंट। यानी कि फिजिकली हम भले यहाँ पे बात कर रहे हैं, बट हमारा माइंड जो है वो मेंटली कहीं और प्रेजेंट हो सकता है, कहीं और कुछ थिंकिंग कर सकता है। इस टाइप की थ्योरीज हमें मॉडर्न एज में देखने को मिली, साइंटिफिक थ्योरीज देखने को मिली। You not need to move physically, you can move through your brain। लिटरेचर की स्टाइल की बात करते हैं अब, तो इस लिटरेचर में बहुत ही सिंप्लिसिटी थी, सिंबोलिज्म था, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म था पोइट्री का। आर्ट में भी इस एज में बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखे गए, ड्रामा को, नॉवेल्स को, सबको एक अपलिफ्ट मिला मॉडर्निज्म की तरफ। इस एज में जो थे वो ओल्ड स्टाइल से न्यू स्टाइल की तरफ बढ़ रहे थे। स्ट्रीम ऑफ कंसिस्टेंस देखा जाने लगा, फ्रैगमेंटेशन एंड नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग देखा जाने लगा। एक और इंक्रीजमेंट हुआ इस एज में सटायरिकल लिटरेचर की तरफ। इस टाइप के लिटरेचर इसलिए फेमस हुए क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या हुआ है, क्या चल रहा है। राइटर्स ने ऑल्सो सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया, उन्होंने क्रिटिसिज्म पे वर्क किया। व्हाट इज द, उन्होंने एक और थीम को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज एग्जिस्टेंशियल थीम। उन्होंने क्वेश्चंस किया, उन्होंने थीम में यूज किया इमेज को, उन्होंने अपने इमेज में और सिंबल को, इमेज से वो डायरेक्टली इमेज इंक्लूड कर रहे थे, सिंबल से, सिंप्लिसिटी से वो डिप मीनिंग समझाना चाह रहे थे, एग्जेंशियल थीम से वो लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं, हमारी बेसिक नीड क्या है, क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है। इस स्टेज के अब मॉडर्न इंपॉर्टेंट पोएट्स की बात करते हैं तो टी.एस. इलियट, जेम्स जॉयस, विर्जीनिया वुल्फ जो थी वो एक फीमेल लिटरेरी पर्सन थी, इस एज के बहुत ही इंपॉर्टेंट फीमेल पोएट थी। वॉर पोएट्स के नाम से विल्फ्रेड ओवेन को जाना जाता है। फ्रैगमेंटेशन और लीनियर स्टोरी भी इस एज में काफी फेमस थी। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है विर्जीनिया वुल्फ के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली विर्जीनिया वुल्फ जो है वो फीमेल लिटरेचर होने के कारण टू द लाइट हाउस, रूम ऑफ हिज ओन, ये सारा जो इनका वर्क है ये फेमिनिज्म पे ज्यादा फोकस डालता है। और भी बहुत सारे मॉडर्न इंपॉर्टेंट फेमस पोएट देखे गए हैं जो कि जीबी सॉ की कैंडिडा, पिग्मेलियन, काफी इंपॉर्टेंट फेमस वर्क थे मॉडर्न एज की। अब बात करते हैं पोस्ट मॉडर्न एज की। अब बात करते हैं पोस्ट मॉडर्न एज की। पोस्ट मॉडर्न एज को डायरेक्टली हम इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट। पोस्ट मॉडर्न एज में मॉडर्न एज की कंटिन्यूटी ही चल रही थी, जो चीज एज में चल रही थी वही चीज आपको पोस्ट मॉडर्न एज में कंटिन्यू हो रही थी। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि हर एक नए पीरियड में कुछ नया जुट रहा था, पुराना चीज अलग हो रहा था, बट इसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसमें बात आती है रैपिड ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन, रिएक्शन अगेंस्ट मॉडर्निस्ट ग्रैंड नरेटिव्स, एक नया यहाँ पे टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था इस एज में। स्केप्टिसिज्म टुवर्ड्स अथॉरिटी, यानी कि एक बाउंड्री भी क्रिएट हो गई थी हाई कल्चर एंड लो कल्चर के बीच में। ये सारी चीज हम लोग को पोस्ट मॉडर्न एज में देखने को मिला। इस एज में डीकंस्ट्रक्शन की बात भी की गई थी, यानी कि डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी भी आई थी, यानी कि किसी भी चीज को सेंटर से हटा देना। डिसमेंटल कंस्ट्रक्शन वाज हैपनिंग इन दिस पीरियड। इस सबसे लिटरेचर जो बहुत इंपैक्ट हुआ, लेकिन ड्रामा में हमें ग्रोथ देखने को मिला। एक थ्रेटर्स मिली, पिक थ्रेटर्स मिले, किचन सिंक ड्रामा मिला, एब्सर्ड थ्योरी मिली। इसके बाद जो है क्वेश्चन किया जाने लगा बहुत सारे लिटरेचर पर्संस के द्वारा
सोसाइटी पे, इवन स्केप्टिसिज्म की जो कंसेप्ट मैंने बोला, थ्रू यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ पे भी क्वेश्चन किया जाने लगा, दिया था खुद से, गॉड से और पॉलिटिक्स, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में। इस एज में डिस असेंबलिंग थी हर तरह से, पॉलिटिकल क्रैश था, रैपिड ग्लोबलाइजेशन। के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर सीरीज की ये 5th वीडियो है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।